हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप जो भी बुक पढ़ते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं या फिर आप किसी रेफरेंस बुक को रेफर करते हैं, तो वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पोर्शन के एंड में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एग्जैक्टली सेम ऑर्गेनिजम्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर do organisms produce exact copies of themselves in asexual reproduction। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि asexual reproduction में जो नए organisms प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे सेम होते हैं। अगर डायग्रामेटिकली समझा जाए तो ये पूछा गया है कि अगर ये एक पेरेंट है और इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं और ये जो पेरेंट सेल है, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है या फिर नहीं। इसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो क्लोन्स जो हैं वो ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होते हैं। हम मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों एकदम एक दूसरे के जैसे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्लोन्स हैं, राइट। अब क्लोन्स क्या होते हैं? द जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। यहाँ से हमें दो चीजें पता चली। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। अब हम समझते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, राइट। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए से बने हुए हैं, इनके ऊपर डीएनए प्रेजेंट है, राइट। अब ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए एकदम सेम है उन्हें हम कहेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल। इन दोनों का जो डीएनए है ये एक ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है और ये ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है। इन दोनों का जो डीएनए है वो एकदम क्या है? सेम है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए बिल्कुल सेम है उसे उन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। आपने देखा होगा कि हम अगर अपने बहन भाई की ही बात करें तो हम अपने बहन भाई से ही काफी डिफरेंट होते हैं, है ना। हम अपने बहन भाई से काफी डिफरेंट होते हैं। हम अपने आगे पीछे और ऑर्गेनिजम्स को देखें तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं। वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? वो एक दूसरे से डिफरेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका जो डीएनए है वो डिफरेंट है। ये जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए प्रेजेंट है, यही हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और ये डिफरेंट होने की वजह से हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए बिल्कुल सेम होगा उन्हें हम कहेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल। और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्लोन्स। ये जो क्लोन्स होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि इनके जीन्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। The clones possess the exact copies of DNA as that of parents because they are produced by mitosis। अब यहाँ पे ये बोला है कि ये जो क्लोन्स होते हैं इनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होती है अपने पेरेंट्स की जैसी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए थे। पिछली वीडियो में हमने सेल डिवीजन के बारे में बात की थी, वहां हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। माइटोसिस में क्या होता है? ये जो एक पेरेंट सेल है ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है और अपने जैसे दो सिमिलर सेल्स बनाता है। माइटोसिस में क्या होता है? जो नए सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, इसीलिए उनके पास जो डीएनए की कॉपी होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसी होती है।
द क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए दैट कैरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये मैंने अभी आपको बताया। द डीएनए रेप्लिकेट्स मेकिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये मान लेते हैं एक सेल है और ये इस सेल का डीएनए है, राइट। ये इस सेल का क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है। अब माइटोसिस के दौरान क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, इतना आप लोगों को पता है। अब माइटोसिस के दौरान क्या होता है, ये सेल डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। ये डीएनए का रेप्लिकेशन करता है और अपनी ही जैसी एक और कॉपी बना देता है। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू मेक कॉपी, राइट। रेप्लिकेशन का मतलब है टू मेक कॉपी। तो यहाँ पे माइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान माइटोसिस में क्या होता है, ये जो डीएनए है ये अपनी एक कॉपी बनाता है और ये जो कॉपी होती है ये एक इस सेल में चली जाती है और एक इस सेल में चली जाती है, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो एक एक कॉपी जो है ये एक एक डॉटर सेल के पास चली जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई है और एक डीएनए ने बिल्कुल अपनी जैसी ही एक कॉपी बनाई है, तो ये जो दोनों डीएनए हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डॉटर सेल्स बने, ये जो डॉटर सेल्स हमारे पास बने हैं, ये एग्जैक्टली पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि इनके पास में सेम डीएनए प्रेजेंट है अपने पेरेंट्स के जैसा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे एमीबा डिवाइड्स बाय माइटोसिस, इट प्रोड्यूसेस न्यू अमीबे दैट आर सिमिलर टू पेरेंट। जब अमीबा माइटोसिस से डिवाइड करता है तो वो नए अमीबे बनाता है जो कि एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। दिस इज बिकॉज द पेरेंट अमीबा ट्रांसफर्स इट्स डीएनए टू द ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि जो पेरेंट अमीबा होता है वो रेप्लिकेट करके अपने डीएनए की कॉपी बना लेता है और उसे एक एक कॉपी जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में भेज देता है। हेंस द न्यू अमीबे आर क्लोन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो नए अमीबे बने वो क्लोन्स हैं। क्लोन्स क्यों हैं, क्योंकि दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड कैन नॉट बी 100% सिमिलर एंड के नॉट प्रोड्यूस 100% सिमिलर रिजल्ट्स। अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जिसमें डीएनए की कॉपी बनती है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेसेस कभी भी 100% सिमिलर रिजल्ट्स नहीं देते हैं। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस कभी भी 100% सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। When the DNA of parent organism replicates to make a copy of it in asexual reproduction, the new copy has slight variations. तो क्या होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अपनी एक कॉपी बनाने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो क्या होता है कि ये जो कॉपी होती है ना, ये एग्जैक्टली पेरेंट के जैसी नहीं होती। ये हमारा पेरेंट आ गया और ये आ गया डॉट, जो दूसरा कॉपी बनी है, राइट। ये पेरेंट डीएनए है और ये कॉपी है। तो क्या होता है कि ये जो कॉपी होती है ना ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती, क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेसेस तो 100% सेम रिजल्ट्स देते ही नहीं है। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती है। वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस आर द चेंजेस और डिफरेंसेस दैट मेक द ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब वेरिएशंस कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि दो ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग बनाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट है, राइट। इसने रेप्लिकेट किया, बिल्कुल अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। अगर ये डीएनए बिल्कुल सिमिलर है तो जो दो ऑर्गेनिज्म है वो एक जैसे होंगे, लेकिन हमने पढ़ा कि बायोकेमिकल प्रोसेसेस 100% सिमिलर रिजल्ट्स नहीं देते। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लाइक हो सकता है यहाँ का जो हमारे पास डीएनए है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, या फिर यहाँ का जो डीएनए है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है, जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, या हम कह सकते हैं कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे नहीं होते।
Due to these variations, the two DNA molecules are similar but not exactly identical. Hence, it can be said that organisms produced in asexual reproduction are genetically similar but not exact copies of parents. तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती हैं, क्योंकि जो नया डीएनए बनता है उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते हैं जो दो ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। स्लाइट डिफरेंसेस जो होते हैं वो आते हैं। तो एग्जैक्ट कॉपीज बोलना जो है वो सही नहीं रहता। इंस्टेड हम कहते हैं कि दे आर जेनेटिकली सिमिलर। अंडरस्टैंड? अब हम समझेंगे कि ये जो वेरिएशंस आती हैं ये क्यों आती हैं, इनकी क्या नीड है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो पहली इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस। इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा ज्यादा पड़ जाता है। There may be rise or fall in temperature, short of food, water, etc. Variations help an organism to develop certain features that can help it to survive in unfavorable conditions. If the offsprings are exactly identical to the parents, they may not survive. अब क्या होता है, हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक एमीबा की कॉलोनी है, ठीक है? ये बहुत सारे एमीबास हैं। अब ये अमीबास जो है ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। अब दो रिप्रोड्यूस जब इन्होंने किया तो जो अमीबा बने वो दो तरह के हैं। एक तो ग्रुप ऐसा है, कुछ अमीबास जो है वो ऐसे हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर है, हम मान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है? दूसरी तरफ कुछ अमीबा ऐसे बने जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है? इनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। अब ये जो चेंजेस है ना, ये ऐसे चेंजेस हैं जो इस अमीबा को हॉट टेम्परेचर में सरवाइव करने में हेल्प करेंगे, राइट? अब ये जो चेंजेस है ये किस वजह से आए? ये चेंजेस आए हैं वेरिएशंस की वजह से। कुछ वेरिएशंस आई हैं यहाँ पे जो कि इन अमीबास को हॉट टेम्परेचर में सरवाइव करने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन कुछ ये वाले जो ग्रुप था अमीबा का, इनमें कोई चेंजेस नहीं आए। इनमें ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। अब हम मान लेते हैं ये अमीबा पहले कोल्ड क्लाइमेट में रह रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, बहुत गर्मी हो गई। अब जब गर्मी हो जाएगी तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन से अमीबा का ग्रुप है जो सर्वाइव करेगा? ये वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है जो इसे गर्मी में सर्वाइव करने में हेल्प करे। दूसरी तरफ इनमें कुछ वेरिएशंस आ गई थी, राइट? इनमें कुछ चेंजेस आ गई थी जो इसे हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये वाले जो अमीबा का ग्रुप है ये सर्वाइव कर जाएगा। तो क्या होता है कि हमारा ये जो वेरिएशंस होती हैं ये इसीलिए होती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है और नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है तो नए ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चेंजेस होती हैं। ये चेंजेस क्यों होती हैं? ताकि जो अगर कोई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट आ जाता है तो उसमें ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाए। अब एक और मजे की बात ये है कि ये वेरिएशंस जो हैं ये आती भी चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से ही हैं। ये जो वेरिएशंस होती हैं ये चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से ही आती हैं। जब इन्वायरमेंट बदलता है तो नई चेंजेस आती हैं और यही चेंजेस उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है जो वेरिएशन की वो ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, राइट? आपने अपने आगे पीछे देखा होगा कि कितनी तरीके की स्पीशीज होती हैं। अगर आप बर्ड्स को ही देख लो तो बर्ड्स की ही आपको कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलेंगी। डॉग्स की कितनी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, कैट्स की होती हैं। तो ये जो नई स्पीशीज होती हैं ये कैसे कैसे बनती हैं? ये वेरिएशंस की वजह से ही बनती है। हम मान लेते हैं कि ये एक कोई एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? ये कोई हमारा हम मान लेते हैं कि कोई एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही पहले प्रेजेंट था, एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अब क्या होता है ये जो रिप्रोड्यूस करता है ना तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है? इसमें कुछ हम मान लेते हैं कि कुछ चेंजेस आ गई और अब ये ऐसा बन गया। फिर कुछ चेंजेस आ गई,
मान लेते हैं इसमें चेंजेस आई और ये ऐसा बन गया, फिर कुछ चेंजेस आ गई, ये हमको ऐसा देखने को मिलेगा, फिर कुछ चेंजेस आ गई तो ये हमें ऐसा देखने को मिलेगा, राइट? अब हम अगर इस वाली स्पीशीज, इस वाले ऑर्गेनिज्म को देखें, तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट है ना? ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि धीरे 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 इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती गई, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस जो है वो आती गई, और एक टाइम पे इसके अंदर इतने चेंजेस आ गए कि ये पूरा का पूरा एक नया स्पीशीज बन गया। अब ये अपने एंसेस्टर से इतना ज़्यादा डिफ़र करता है, इतना ज़्यादा अलग है कि हम इसे एक नया स्पीशीज़ बोलेंगे। हम कहेंगे कि ये एक नया स्पीशीज़ है और ये एक अलग स्पीशीज़ था। ये अलग है और ये अलग है। इस तरीके से नए स्पीशीज़ भी वेरिएशंस की वजह से ही बनते हैं। Variations occurring over number of generations lead to formation of new species. If there were no variations, there would have been no diversity. राइट? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? जो हमें वेराइटी देखने को मिलती है, जो हमें अपने आगे पीछे डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती हैं, वो किस वजह से होती हैं? उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं और वो भी वेरिएशंस की वजह से ही है, राइट? तो आज के लिए आज का टॉपिक हमारा यही था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, लेकिन नॉट एग्जैक्ट कॉपीज, नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं? तो आंसर ये है, आंसर आप ये लिख सकते हो कि नो, the organisms produced in asexual reproduction are not exact copies of the parents, but they are genetically identical. करेक्ट? तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था वो पूरा खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें, और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।